Hello class 9. This is first chapter of commerce of unit 2. It is meaning and importance of business method. ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर है पहला चैप्टर है ये यूनिट 2 का। ठीक है, किताब के अनुसार इसका सीक्वेंस नंबर 8 है। अब देखो मीनिंग क्या है बिजनेस की। पहले तो बिजनेस की मीनिंग जानते हैं, फिर बिजनेस मेथड की मीनिंग जानेंगे, बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है ये जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। तो लिखा हुआ है किताब में, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ चीप गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज बिजनेस। दो वस्तुओं का या सेवाओं का दो लोगों के बीच में आदान प्रदान, एक्सचेंज होना आपस में, ये बिजनेस कहलाता है। ओरिजिन ऑफ एक्सचेंज इज एज ओल्ड एज ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब से मानव बना है जब से मानव आया है पृथ्वी पर, मानव समझदार हुआ है, तब से वस्तुओं का आपस में एक्सचेंज चल रहा है। A major portion of population of the world earns its sources of living through means of business activities. आज विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन्हीं बिजनेस एक्टिविटीज से अपनी जीविका चलाता है या अपनी कमाई करता है। In modern times, scope of business has increased so much that no one can think of eradicating business activities from the world. आज बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है इसका स्कोप कि कोई भी ये नहीं सोच सकता कि क्या विश्व भी संभव है बिना बिजनेस एक्टिविटीज़ के। इफ़ वी डू नॉट हैव मॉडर्न इंडस्ट्रीज वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस चीप गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। अगर हमारे पास आधुनिक उद्योग नहीं होंगे, नई फैक्ट्रियाँ, नई सिस्टम नहीं होंगे, तो हम ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को कम कीमत पर नहीं बना पाएंगे। वी विल गेट ओनली हैंडमेड थिंग्स फ्रॉम द मार्केट एट अ वेरी हाई कॉस्ट। हमें केवल बाजार से हाथ से बनी हुई चीज़ें मिलेंगी जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। अ कंट्री कैन नॉट बिकम डेवलप्ड इफ द बिजनेस ऑफ दैट कंट्री इज नॉट डेवलप्ड। कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता अगर उसका व्यवसाय विकसित नहीं है। इफ द बिजनेस इज नॉट डेवलप्ड इन द कंट्री, द कंट्रीमैन विल हैव टू प्रोड्यूस their requirement by themselves, or if they get them from market, it will not be of their choice. अगर मान लो बिजनेस नहीं है या बिजनेस विकसित नहीं है, तो किसी आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे या तो वो खुद बनाए या मार्केट में उसे उसके अनुसार की चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, बट इन द डेज ट्रेड इज़ वेरी डेवलप्ड एंड वी आर एबल टू कंज्यूम innumerable things of different kind prepared in every corner of globe without much difficulties. लेकिन आजकल हम लोग अनगिनत चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो ग्लोब मतलब पूरे विश्व के अलग अलग जगहों पे बनी हुई होती हैं, वो हमें मिल जाती हैं। Thus business makes life rich and pleasant for a common man. इसलिए बिजनेस ने लोगों के लिए लाइफ को जो है, जीवन को जो है आसान बना दिया है, अमीर बना दिया है और सुहावना बना दिया है। इट इज़ ट्रू दैट ओनली बिजनेस कैन मेक द कंट्री प्रॉस्परस। ये बात भी बिल्कुल सही है, केवल व्यवसाय ही जो है वो किसी देश को जो है वो अमीर बना सकता है। वन कैन नॉट थिंक ऑफ मेकिंग द कंट्री डेवलप्ड विदाउट प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। बिना व्यवसाय के डेवलपमेंट के देश का विकास नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से तुम लोगों को व्यवसाय का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्यवसाय की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी कि बिना व्यवसाय के ना तो लोगों की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी, ना कोई देश विकसित हो पाएगा, ठीक है, और ना ही चीज़ें कम कीमत पर बन पाएंगी। आगे लिखा हुआ है बिजनेस। अच्छा, आगे लिखा हुआ है द वर्ड बिजनेस मेथड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड। जो बिजनेस मेथड जो वास्तव में हमारा चैप्टर है वो दो शब्दों से बना हुआ है, एक बिजनेस और एक मेथड। ठीक है, तो बिजनेस मेथड को समझने के लिए हमें बिजनेस का मतलब भी मालूम होना चाहिए और बिजनेस मेथड का भी मतलब मालूम होना चाहिए। कॉमन लैंग्वेज में मतलब आम बोलचाल भाषा में
ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, इनको सबको सिनोनिम्स बना दिया गया कि एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इनमें सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस एक बड़ा शब्द है, इसके अंदर हर वो चीज़ आती है जिसके थ्रू कोई व्यक्ति या तो अपनी कोई सेवा देता हो या वस्तु देता हो, जिसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न करता हो। हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस का मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है जिस एक्टिविटी में रुपए कमाए जाते हों। तो बिजनेस के अंदर ही इंडस्ट्री भी आता है, ट्रेड भी आता है, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड आता है। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार को सहायता देने वाली क्रियाएं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब। ठीक है, ये सब अलग अलग बिजनेस ही हैं। फार्मिंग, शॉपकीपिंग, ये सब जो है, ये सब बिजनेस ही हैं। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एक्टिविटीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बिजनेस। जो मेंटल एक्टिविटी है या फिजिकल एक्टिविटी है उनको भी बिजनेस कहा जाता है, जैसे प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स, ये सब बिजनेस के ही अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी को 3 मेन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी हैं? ट्रेड है, कॉमर्स है और इंडस्ट्री है। व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। ठीक है, अब बात पहली करते हैं व्यापार की, ट्रेड की। ट्रेड का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर हम जहां पर रुपए के बदले वस्तु का एक्सचेंज करते हो, ठीक है, यहाँ पे वास्तव में वस्तुओं का क्रय विक्रय जो है वो ट्रेड में आता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ हम हर उस चीज को जो हमारे काम की नहीं है उसको दूसरे को दे करके अपने काम की चीज ले लेते हैं, जो कि रुपए है। ठीक है, अच्छा, द इकोनॉमिक वैल्यू विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री आर गिवन एडिशनल यूटिलिटीज बाय ट्रेड थ्रू ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो किसी उद्योग ने जो चीज बनाई, उस चीज की कीमत में और वृद्धि हो जाती है जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचती है, क्योंकि वो डिफरेंट एक्टिविटीज और बीच में करते हैं जिससे कि वस्तु एक फैक्ट्री में बन करके उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो वास्तव में उसे यूज करने वाला है। इसके अंदर जो भी सारी चीजें आती हैं, जो भी एक्टिविटीज बीच में आती हैं, वो सब इंक्लूड है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड इज टू ओवरकम द पर्सनल बैरियर। जो उद्देश्य है व्यापार का, वो जो रुकावटें हैं उनको पार करना है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो हम एक पेन यूज करते हैं, अब वो पेन बनता पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन वहां से बन करके वो वास्तव में आता कहाँ पे है, जिनको जरूरत है उनके पास तक। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेडर, प्रोड्यूसर विल हैव टू गो इन सर्च ऑफ कंज्यूमर फॉर देयर थिंग विच दे हैव प्रोड्यूस्ड। अगर मान लो ट्रेडर्स ना हो, व्यापारी ना हो, तो जो पेन बनाने वाला है वो पेन बनाएगा, फिर पेन लेके निकलेगा, घूमता फिरेगा, कौन खरीदने वाला है, कहाँ पे बिकेगा, ये सारा काम उसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कह दें हम कि ट्रेडर्स जो है वो डायरेक्टली मदद करते हैं गुड्स को फ्लो होने में, वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। अब ट्रेड के कई प्रकार हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, ये दो मेन बात हुई। इंटरनल ट्रेड को ही होम ट्रेड कहते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड कहते हैं। होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड दो प्रकार का है, होलसेल और रिटेल। एक्सपोर्ट जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, वो 3 तरह का है, इंपोर्ट आयात, एक्सपोर्ट निर्यात, इंटरपोर्ट पुनर्निर्यात। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड की। इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड। होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड जो होता है, इसका मतलब ऐसा व्यापार जो देश की बाउंड्री के अंदर ही होता हो, मतलब देश से बाहर ना होता हो, जैसे देसी व्यापार, विदेशी व्यापार। तो देसी व्यापार का मतलब हुआ, इंटरनल ट्रेड का मतलब हुआ, होम ट्रेड का मतलब हुआ ऐसा व्यापार जो देश की सीमा रेखा के अंदर होता हो। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि जो भी कुछ हमने वस्तु या सेवा है वो देश के अंदर हर जगह बराबर बराबर या सही प्रकार से पहुंच सके। अगर हम कहें कि कानपुर का एक व्यापारी लखनऊ के व्यापारी से करता है व्यापार, तो इसे हम होम ट्रेड कहेंगे। होम ट्रेड 2 तरह के हैं, एक है होलसेल ट्रेड, एक हो रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड वो होता है जहां पर बड़ी मात्रा में लोग सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो होलसेल का मतलब हुआ ज्यादा क्वांटिटी में वस्तु को बेचना।
ज़्यादातर होलसेलर क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर से बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीद लाते हैं और उसके बाद उसे रिटेलर को, जो फुटकर दुकानदार हैं, उन लोगों को बेचते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में माल खरीद करके प्रोड्यूसर से ला करके रिटेलर को बेच देते हैं, फिर रिटेलर आगे का काम करता है। दूसरे नंबर पे है रिटेलर। रिटेलर क्या करता है, थोड़ी मात्रा में सामान जा करके खरीद के लाता है प्रोड्यूसर से, उससे होलसेलर से, और फिर उसके बाद में वो थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, तो रिटेल का मतलब हो गया थोड़ी मात्रा में माल कंज्यूमर को बेचना, रिटेल ट्रेड के अंदर आता है। ठीक है, रिटेल मर्चेंट जो होता है, जो रिटेल व्यापारी होता है, फुटकर व्यापारी होता है, वो सीधे उपभोक्ता को माल बेचता है। इसकी जो सेवाएं होती हैं वो एक छोटे एरिया में होती हैं। इसका ग्राहकों से सीधे पर्सनल कांटेक्ट होता है। ठीक है, ये अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को समझता है, उनकी ज़रूरतों के अनुसार से माल खरीद के लाता है और फिर उनको बेचता है। मोहल्ले की जो दुकानें हैं उनको हम लोग रिटेलर कह सकते हैं। तो एक चेन अगर बनाई जाए तो चेन कैसे बनेगी? नंबर 1 पे आता है प्रोड्यूसर, नंबर 2 पे आता है होलसेलर। होलसेलर प्रोड्यूसर से खरीदता है और रिटेलर को बेच देता है। रिटेलर जो है वो होलसेलर से खरीदता है और कंज्यूमर को बेच देता है। प्रोड्यूसर वो हुआ जो वस्तु को बनाता है, कंज्यूमर वो हुआ जो वस्तु को प्रयोग करता है। तो देखा जाए तो वास्तव में वस्तु को प्रोड्यूसर से बन करके कंज्यूमर तक आना है। ये लोग बीच में काम करते हैं। एक वर्ड आया मिडिल मैन। होलसेल मर्चेंट और रिटेल मर्चेंट जो हैं, एक तरीके से मिडिल मैन हैं कि प्रोड्यूसर से लेकर के एक्चुअल कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। मिडिल मैन के कारण क्या होता है? एक तो वस्तुओं की कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, मिडिल मैन को भी कुछ फायदा चाहिए। ठीक है, तो मिडिल मैन अपना इस थोड़े से प्रॉफिट पे अपना काम करते हैं। मिडिल मैन मदद भी करते हैं कई प्रकार की, कि जैसे मान लो लोगों को, जो रिटेलर होते हैं, वो अपना टेस्ट होलसेलर को, उसको मिडिल मैन को बताते हैं, होलसेलर को बताते हैं, होलसेलर ही प्रोड्यूसर को बताता है। तो प्रोड्यूसर उसी के अकॉर्डिंग अपना माल बनाता है। या किसी वस्तु में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो उसमें जैसे कोई चीज़ है जो प्रोड्यूसर ने बनाई लेकिन लोगों को कम पसंद आ रही, लोग उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, कोई आइडिया देना चाहते हैं, तो वो आइडिया जो है मिडिल मैन जो है अपने ऊपर पहुंचाते हैं। जैसे अगर रिटेलर को मिडिल मैन माने तो वो कंज्यूमर से आइडिया लेकर के होलसेलर तक पहुंचाता है, होलसेलर रिटेलर से आइडिया लेके प्रोड्यूसर को पहुंचाता है, और प्रोड्यूसर मेन पर्सन है जो वस्तु को बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है। बाकी चीज़ें पढ़ लेना, यही मेनली यही लिखा हुआ था। फिर आता है एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार या विदेशी व्यापार, जो देश के बाहर व्यापार किया जाता है। नाम में ही जैसे लिखा हुआ है विदेशी या फॉरेन, तो इसका मतलब हुआ वो व्यापार जो दो देशों के बीच में होता है, उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार में एक देश का माल या सामान दूसरे देश के बेचा जाता है, या जो हमारे देश की सीमा है उसके बाहर बेचा जाता है। हर व्यक्ति, हर कंट्री ये चाहती है कि वो उस चीज़ को बनाए जो वो सबसे सस्ता बना सकती हो दूसरे देशों से। दूसरे देशों से सस्ता बनाएगी, फिर दूसरे देशों में उसे बेचेगी और प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है, विदेशी व्यापार 3 तरह का होता है: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी दूसरे देश से माल खरीद करके अपने देश में लाती है, तो इसे हम कहते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब कोई देश अपने देश का माल दूसरे देश को बेचता है, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। एक तीसरा भी होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इसमें क्या होता है कि ये दो ऐसे देशों के बीच का व्यापार है जिसमें एक तीसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व है, कि मान लो हम विदेश से कोई ऐसा माल मंगवाते हैं जो हमारे देश में ना आए, हमारे देश के पोर्ट तक आए, खाली बंदरगाह तक आए, और फिर दूसरे देश चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि जैसे मान लो हमें श्रीलंका को कोई माल भेजना है, और श्रीलंका का संबंध जो है उस देश से अच्छा नहीं है जहां से माल खरीदना। मान लो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं जो पेट्रोलियम देती हैं। अब मान लो हम पेट्रोल खरीदें श्रीलंका के लिए, तो माल आएगा हमारे यहाँ भारत,
कि पोर्ट तक, बंदरगाह तक, और फिर तुरंत श्रीलंका चला जाएगा। ठीक है, इसे इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। या तो आसान शब्दों में कह लो कि फिर से एक्सपोर्ट करने के लिए जो माल इंपोर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, अब आता है कॉमर्स की बारी। कॉमर्स जो है, कॉमर्स ने बहुत बड़ा बदलाव लाया लोगों के जीवन में। ये हर उस एक्टिविटी का इंक्लूजन है, सब चीजें इसमें शामिल हैं जिससे किसी उद्योग से माल बन करके लोगों तक पहुंचता है। एक तरीके से ये लिंक बनाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स at right place in proper quantity and at the time when they are required is commerce। वस्तु की सप्लाई करना उचित जगह पर, उचित मात्रा में, उचित समय पर, जब वो जरूरी हो, इसे हम कंज्यूमर तक, इसे हम कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें केवल ट्रेड ही नहीं आता, बल्कि ट्रेड से रिलेटेड सारी सर्विसेज भी आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट माल लद करके जा रहा है, वेयर हाउस, कहीं पे उसे स्टोर करना है, इंश्योरेंस। ठीक है, ये सब कुछ, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, ये सब कुछ कॉमर्स में आती हैं। कॉमर्स का सबसे मुख्य फंक्शन जो है वो है कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। वस्तुओं को इकट्ठा करना, फिर उन्हें लोगों तक भेजना। ठीक है, इनमें हर वो एक्टिविटी आती है जो खरीदने में, बेचने में, ट्रांसपोर्ट में, गुड्स को स्टोर करने में, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंस। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज में इंक्लूड होती हैं। इट रिमूव ऑल द हिंड्रेंस विच में कम इन द वे ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ये सारी उन रुकावटों को दूर करता है जो वस्तुओं को बेचने के बीच में आ सकती हैं। ठीक है, कॉमर्स में जैसे लेबर भी इंक्लूड होते हैं, इसमें इकोनॉमिक सर्विसेज भी किसी भी प्रकार की हो कॉमर्स में आती हैं। इसलिए कॉमर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज, प्रोसेस एंड ऑपरेशंस विच आर इंटेंडेड टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, नॉलेज इन ब्रिंगिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। कि वस्तुओं के अदला बदली में, एक्सचेंज मतलब वस्तु देना, रुपए लेना, इनके बीच में आने वाली हर रुकावट, व्यक्ति, स्थान, समय, नॉलेज, ज्ञान, इन सबको दूर करने में, इन सबको पार करके जो सप्लाई करा देता है, इन सारी एक्टिविटीज को मिला करके हम कॉमर्स कहते हैं। अब बारी आती है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पे गुड्स बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द अप्लायंसेस ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर इज नोन एज इज कॉल्ड इंडस्ट्री। आदमी और मशीनों के प्रयोग से जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पे वस्तुएं बनती हैं। इंडस्ट्री 3-4 प्रकार की इन्होंने बताई हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री में वो आती हैं जैसे नर्सरीज हैं, कैटल बियरिंग है, फॉर्म्स हैं, ये सब नर्सरीज में आती हैं जहाँ पे प्लांट की स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज, ये सब बनाई जाती हैं। उनको सबको हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो चीज़ें आती हैं जहाँ पे ज़मीन के नीचे से कुछ निकाला जाता है। ठीक है, फिशिंग भी इसी में आता है, एग्रीकल्चर भी इसी में आता है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल से कुछ नया बनाया जाता है, वो रॉ मटेरियल, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में वो लोग आते हैं जो कुछ बनाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, डैम, ब्रिज, ये सब लोग आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव में। अब एक डिफरेंस दिया हुआ है ट्रेड और कॉमर्स के बीच में। ट्रेड जो है वो सेल परचेज है कमोडिटी की। कॉमर्स जो है वो सब कुछ है, उसमें सेल परचेज तो है ही है, इसके अलावा जो बाकी एक्टिविटी हैं वो भी इंक्लूड है। ट्रेड का स्कोप जो है वो लिमिटेड है, खाली सेल परचेज करना है, जबकि कॉमर्स का स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें सेल परचेज के अलावा बाकी एक्टिविटीज भी सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। ट्रेड इज बैकबोन, हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ट्रेड के बिना कॉमर्स की एक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं हुआ। और कॉमर्स जो है वो पूरी बाकी बॉडी है कि बाकी चीज़ों को भी इन्वॉल्व करा करके वो काम कराता है। ट्रेड तब आता है जब बार्टर सिस्टम होता है, मतलब अदला बदली होना। ठीक है, जबकि कॉमर्स जो है, कॉमर्स का जो डेवलपमेंट है वो ट्रेड के डेवलपमेंट पे डिपेंड है। ठीक है, कॉमर्स से ही जो है नए नए तरीके निकाले जाते हैं जिनके थ्रू वस्तुएं जो हैं एक
व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति पे जाती हैं, और कॉमर्स जो है अपना शेप जो है, अपना आकार जो है बदलता भी रहता है। अब जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का आ गया, तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है कॉमर्स का। अब है मेथड। मेथड का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका। किसी काम को करने के, प्रॉपर वे में करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसी तरीके से बिजनेस को मैनेज करने के भी कई तरीके हो सकते हैं, उन्हीं को बिजनेस मेथड कहा गया है। ठीक है, लिखा हुआ इसमें एवरीवन वाज एबल टू हैंडल हिज बिजनेस इंडिपेंडेंटली। हर आदमी अपना बिजनेस अलग तरीके से कर सकता है, लेकिन बिजनेस करने के मेथड में जो है तमाम तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं। उनको ओवरकम करने के लिए, उनको दूर करने के लिए अलग अलग तरीके के मेथड अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो किसी व्यवसाय में सफलता पाने के लिए जो है कुछ पेन लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति तब तक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता जब तक उसे सारी बातें ये सब मालूम ना हो। ठीक है, तो इसलिए अब आज के युग में सफल होने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ मेथड बनाए गए हैं जिनको पूरा करना, जिनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं सबको मिला करके जो है बिजनेस मेथड कहा जाता है। आगे मीनिंग लिखी हुई है, उसमें एक डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द अबव मेंशन्ड साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रोसीजर और मेथड्स यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आर नोन एज बिजनेस मेथड। किसी व्यवसाय को मैनेज करना, उसको टेक्निक्स को यूज़ करना, साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करना, ये सब जो है बिजनेस मेथड के अंदर आता है। द बिजनेसमैन इन टेक्निक्स, जो लोग इन लोगों को अडॉप्ट कर लेते हैं, इन मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। इम्पोर्टेंस क्या क्या है? पुराने युग में जो है पहले बिजनेस बहुत छोटे हुआ करते थे, तब इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ करती थी। जैसे पहले ट्रांसपोर्ट की इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं होती थी, प्रोडक्शन जो होता था बहुत छोटे स्केल पे होता था, लोकल एरिया में बांट दिया जाता था। बिजनेस का मैनेजमेंट करना बहुत इजी था, किसी विशेष ज्ञान की या ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आज के युग में सब कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, हर बिजनेस जो है वो कट थ्रोट कंपटीशन फील कर रहा है, गला काट प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस एक निश्चित तरीके से किया जाए, कुछ साइंटिफिक रूल उसमें लगाए जाएं जिससे कि सफलता मिले। अब कुछ कारण इन्होंने बताए हैं जिन कारणों से बिजनेस मेथड की आवश्यकता और बढ़ जाती है। पहला है इकोनॉमी इन रनिंग ऑफ बिजनेस। किसी व्यवसाय को चलाने में सबसे कम खर्च करना पड़े, ये बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े व्यवसाय हैं, बहुत बड़ा बड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, पर्सनल मैनेजमेंट होता है, गुड्स को बनाया जाता है, तो इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे काम होने लगा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे कम खर्च में वस्तुओं को बनाएं, तभी हम लाभ कमा पाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस मेथड ये हमें मदद करता है, इकोनॉमी लाता है रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को चलाने में कम खर्च करना पड़ता है। इकोनॉमी इन टाइम एंड एफर्ट। टाइम की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि सही समय पर सही चीज़ बन जाए, तो बिजनेस मेथड इसमें भी हमें हेल्प करता है कि हम सही समय में, कम समय में प्रॉपर काम की चीज़ों को बना दें। तो बिजनेस मेथड इसमें हेल्प करता है, क्योंकि जब कोई मेथड बना होता है तो हर काम अपने आप सहूलियत से होता चला जाता है। ठीक है, अगला लिखा हुआ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट एंड इंक्रीज इन सेल। देखो, सेल करना सबका मुख्य उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना। तो बिजनेस मेथड इसमें भी मदद करता है कि सेल को कैसे हम मैनेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, एडवर्टीजमेंट हम कैसे करें जिससे कि हम सेल में और इंक्रीज कर पाएँ, तो इसमें भी बिजनेस मेथड मदद करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब व्यवसाय में ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है देश की भी ग्रोथ होगी। तो बिजनेस के ग्रोथ के साथ साथ वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाने में मदद करता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, देश का विकास हुआ। गुड रिलेशन विद कस्टमर एंड वर्कर। कस्टमर वो हैं जो माल खरीदेंगे, वर्कर वो हैं जो काम कर रहे हैं। अगर किसी एक से आपका रिलेशन गड़बड़ हुआ तो काम नहीं हो पाएगा। कंज्यूमर से अगर मान लो या कस्टमर से आपके रिलेशन खराब हैं तो आपका माल बिकेगा नहीं। वर्कर से अगर आपके रिलेशन खराब हैं तो आपका माल बनेगा नहीं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो बिजनेस मेथड इसमें भी मदद करता है कि किस तरीके से हम कस्टमर और वर्कर दोनों के साथ एक कोऑपरेशन बनाए रखें, गुड रिलेशन बनाए रखें। फॉर वेल प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
जब बिजनेस मेथड होता है, बिजनेस मेथड प्रयोग किए जाते हैं या नियम कानून के साथ किसी इंडस्ट्री या उद्योग या व्यवसाय पर काम किया जाता है, तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो एक प्लान्ड इकोनॉमिक के रूप में होता है। ठीक है, सरकार भी इसमें मदद करती है, जैसे जिन एरिया का ज़्यादा डेवलपमेंट करना है वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगाने में जो है मदद कर देती है। तो ये बिजनेस मेथड जो है ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हर कंपनी चाहती है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो वो जो है बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, इसके साथ छोटी से छोटी स्केल की इंडस्ट्री भी लगाना चाहते हैं। तो सब कुछ चलाना है जिससे कि विकास हो, तो ये उसमें मदद करते हैं। नंबर 7 लिखा हुआ है सोल्यूशन इन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। एक समस्या अपने देश में आजकल ये भी है कि पढ़ा लिखा लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहा है। ठीक है, उसके पास नौकरी नहीं है। तो बिजनेस मेथड जो है ये लोगों को इस तरीके से भी मदद करता है कि उनको काम मिल जाता है, उनको एक थोड़ी नॉलेज दी जाती है, फिर थोड़ी नॉलेज से वो क्लर्क बन के काम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि नॉलेज लेकर के काम करने लगते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, या कुछ लोग नॉलेज लेकर के अपना बिजनेस करने लगते हैं। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को कॉमर्स की एटलीस्ट थोड़ी बहुत जानकारी जरूर दी जाए, जिससे कि अगर वो कहीं नौकरी नहीं कर सकता तो एटलीस्ट वो एक अपना बिजनेस कर सके। ये सारी इंपॉर्टेंस थी इनकी। अब आगे लिखा हुआ है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मेथड इन द मॉडर्न टाइम्स इज नॉट लिमिटेड फॉर ओनली मैनेजिंग द बिजनेस सक्सेसफुली बट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरल पब्लिक। इन्होंने कहा ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा इससे ये पता चलता है कि जो बिजनेस मेथड है उसका इंपॉर्टेंस केवल यही नहीं है कि बिजनेस को मैनेज कर लें, इसके अलावा वो देश का पूरा चारों तरफ से देश का विकास करने में मदद करता है और लोगों के रहन सहन के स्तर को उठाता है। जहाँ तक इंडिया की बात करें, हमारी इंडिया में जो है लैक्स ऑफ कॉम्पिटेंट एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस पर्सन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। व्यवसाय में पढ़े लिखे अनुभवी उचित व्यक्तियों की कमी है। पुराने सिद्धांत और पुराने जो नियम थे कॉमर्स के वो सब अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब नई नई चीज़ें आ गई हैं, विदेशी व्यापार होने लगा है, विदेश से लोग कच्चा माल खरीदने लगे हैं बनाने के लिए, विदेश से लोग मशीन मंगाने लगे हैं। तो इसलिए बिजनेस मेथड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल टू इंडस्ट्रियलाइज herself without the help of foreign countries of the world। जो भारत जैसा अंडर डेवलप्ड कंट्री है इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ के उद्योगों का बिना विदेशी मदद के हम विकास कर सकें। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग की जो डिफरेंट और चीज़ें हैं वो सारी बिजनेस मेथड के अंदर आती हैं। इससे नया बिजनेस मेथड की मदद से लोग अपने व्यवसाय को और ऊपर तक ले करके जा सकते हैं। इसलिए बिजनेस मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ तुम लोगों का ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।